बेटे, तुमने तो एक रोटी के लिए अपनी माँ को तरसा दिया। घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाज़ें अम्मा को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी। पर उस हंसी ठिठोली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचाने लगा था। आज बेटे बहू मुकेश और अदिति की शादी की 8वीं शादी की सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा कलेक्टर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी नहीं होगी। तो कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूं भी कह सकते हैं कि उनके दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को तो अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बहू ने ये हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो ज़रा सा ही बाहर आ जाती हैं तो बहू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उनके बाहर आने मात्र से ही पूरा घर फैल जाता है। शायद उसके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही अकेली पुरानी वस्तु थी, जो उस घर में उस जिद्दी दाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप उस जगह छोड़ ही देता है। और अम्मा जी को घर से निकाले तो उनकी इज्जत पर धब्बा पड़ जाए। लोग कहने न लगे कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, इसलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर में रख रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक सीमित कर रखा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और बहू अदिति अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, अम्मा जी, इसमें साड़ी है, पहन लेना। कहीं कोई भूले चूके मेहमान कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते, हाँ और हूँ में ही जवाब देना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं आपको। अदिति अपनी धुन में बोली जा रही थी, पर अम्मा उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी अदिति उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन रही हैं ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी जबान को होठों पर घुमाते हुए कहा। अदिति ने अपना माथा पीट लिया और फिर से बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो बस खाने की लगी रहती है। कुछ कहा मैंने, आपने वो सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और हूँ में ही जवाब देना। इसके अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अदिति एक बार फिर अम्मा को उंगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया खाया था। अदिति ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति मांग ली हो, और फिर कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली कमलाबाई कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा अभी तो ये खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नज़रों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो कमलाबाई बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो ज़ोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर कमलाबाई की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है ये कलेक्टर साहब की माँ है। वो कलेक्टर साहब जिनकी काफ़ी इज्जत है और खूब पैसा कमा रहे हैं। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी इनकी किस्मत पर रश्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं।
यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते कमलाबाई फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज़्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसलिए फटाफट व्यवस्थित हो गया। पूरे कमरे को व्यवस्थित कर बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी, ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से अदिति की आवाज़ आई तो कमलाबाई बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली, पर भला एक रोटी से क्या हो, भूख तो अभी भी जोरों से लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मारकर थाली एक तरफ रख जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से टैग भी नहीं हटा था। पूरे 410 रुपए की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी, पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए अपने पुराने ब्लाउज पेटीकोट के साथ ही साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए तो केक काटने का वक्त हो गया। मुकेश और अदिति केक काटने के लिए एक साथ आ गए। तभी मुकेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे मुकेश, घर में आंटी जी भी तो हैं, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी जिंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर मुकेश झेप गया। उसने अदिति की तरफ देखा तो अदिति बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर अदिति ने मुकेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में कमलाबाई ने एक प्लेट अम्मा के लिए खाना लगाया तो अदिति ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो कमला, यह प्लेट लेकर जा रही हो। कमला ने झेपते हुए कहा, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी ही तो खाई थी, तो एक रोटी भी काफ़ी है तसल्ली लाने के लिए। उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा का मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान सिर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा जी की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन कमलाबाई को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर अदिति अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बजे अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्हें बाहर देखकर मुकेश का मूड खराब हो गया। वो धीरे से अदिति पर बिगड़ते हुए बोला, अदिति, तुमसे कहा था ना मैंने, ये अम्मा बाहर क्या कर रही है? तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अंदर लेकर जाओ, मैंने अभी के अभी। अदिति फटाफट अम्मा के पास गई, उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है ना? चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग दबी जबान से बात करने लगे। कुछ बातें मुकेश और अदिति के कान तक भी पहुंची। आखिर अदिति अम्मा को अंदर ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गई। ज़बरदस्ती उन्हें उनके पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती है आप लोगों को कि हमें आपको भूखे रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आप रायता फैलाकर आई हैं उसे तो समेटूं। कहकर अदिति बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने ही कमलाबाई को बोली, कमलाबाई, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगा कर दे दो। अम्मा भी ना जब से बूढ़ी हुई हैं तब से भूल जाती हैं, अभी शाम को ही उन्होंने खाना खाया था। अदिति ने बात को
घुमाने की कोशिश की। कमलाबाई फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही थी। कमलाबाई को देखते ही अम्मा बोली, देख कमला, बहू ने कितनी जोर से धक्का मारा है मुझे, मेरे हाथ पर चोट लग गई। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट कमला को दिखाई जिसमें से खून रिस रहा था। कमला अम्मा के पास बैठते हुए बोली, काहे बर्दाश्त करती हो अम्मा जी, भला आपके पास क्या कमी है, फिर आप बेटे बहू के मोहताज क्यों? जानती हूँ कमला, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या कर लूँगी? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो सब भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? इसलिए ये लोग मेरे साथ। कहते कहते अम्मा की रुलाई छूट गई। अम्मा, पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो, अपने दमखम पर पूरी ज़मीन जायदाद तो संभाल सकती हो, और आप कह रही हो कि आप क्या कर सकती हो? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाओ। अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की तो खाओ। इतने में बाहर से अदिति ने कमलाबाई को आवाज़ लगाई तो कमलाबाई फटाफट कमरे के बाहर चली गई। कमलाबाई की बात का अम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ। काफ़ी देर तक आंखों में आंसू लिए वो उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उस प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद कमलाबाई प्लेट लेने कमरे में आई तो देखा कि खाना ऐसे की ऐसे ही रखा हुआ था। अम्मा बस छत की तरफ निहार रही थी। कमलाबाई ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जा इसे वापस। कमलाबाई ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना खाया तक नहीं। तब तक बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। अदिति और मुकेश भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? थोड़ा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो कद्र नहीं है। एक खाने के पीछे इतना बवाल कर दिया। लोग दबी जुबान कैसी बातें बना रहे थे। अगर ऐसा ही चला तो आपको वापस गांव भेज देंगे, फिर रहना अकेले। इतने में अदिति की नज़र खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वो प्लेट तो ऐसे ही भरी पड़ी है, खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपिए। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे। उसने मुकेश की तरफ देखते हुए कहा। बस मुकेश, बहुत हो चुका, मैं नहीं उठा सकती इनके नखरे, इनको वापस गांव भेज दो। ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ, वहाँ अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मुकेश ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और दोनों कमरे के बाहर आ गए। मुकेश ने दूसरे दिन ही अम्मा को गांव भेज दिया। गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद से मुकेश को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, वो ट्रस्ट जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। साथ ही अपने बड़ों से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी के लिए नौकर आते ही थे, उनमें से एक को घर में काम करने के लिए रख लिया। आप अम्मा स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। साथ ही इस बार खेती बाड़ी से होने वाले इनकम को मुकेश के पास न भेजकर उन्होंने अपने पास ही रख लिया। जब पैसा मुकेश के अकाउंट में नहीं आया तो मुकेश और अदिति दोनों ही गांव आ गए। आते ही देखा कि घर के आधे हिस्से में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वो घर के दूसरे हिस्से की तरफ गए जहां अम्मा रहती थी और आते ही अम्मा से बोले, अम्मा, ये घर में बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं और इस बार क्या खेतों में कोई कमाई नहीं हुई जो पैसा अकाउंट में नहीं डाला? उनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, घर का आधा हिस्सा मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया है, और रही बात कमाई की, तो हुई थी कमाई पूरे 7 लाख रुपए की, वो मैंने अपने अकाउंट में रख लिए हैं। आप पैसों का क्या करेंगी अम्मा जी? और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया? अब की बार अदिति ने कहा, इसमें पूछना क्या है, संपत्ति मेरी थी तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझसे यह सब कहने वाले? कैसी बात कर रही हो अम्मा, हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। मुकेश ने बिगड़ते हुए कहा, कौन से बेटे बहू? वो जो रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसा देते हैं। देख बेटा, ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ,
तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ रखा भी नहीं है। अब तुम्हारा शहर भला, तुम्हारा घर भला, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? अम्मा की बात सुनकर अदिति चिल्लाते हुए बोली, मैंने तो प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, कम से कम धक्का दे करके किसी को चोटिल नहीं किया, जैसे तुमने मेरे साथ किया था बहू। वैसे भी अब ना इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही मेरी ज़िंदगी में। रही बात मेरे मरने के बाद की, तो मेरी चिता को अग्नि देने मत आना। गाँव में कोई भी इंसान मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत जिंदा है। अम्मा जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, इसलिए दोनों ही अपना सा मुंह लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।